प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक क्यों माने जाते हैं। क्या राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक क्यों माने जाते हैं। अर्थात राजा राम मोहन राय के द्वारा पूर्व और पश्चिम के विचारों में समन्वय किया गया। किस प्रकार से किया गया, या फिर हम ये कहें कि परंपरा और आधुनिकता के बीच राजा राम मोहन राय ने कैसे समन्वय स्थापित किया, या दो विरोधी प्रवृत्तियों के बीच राजा राम मोहन राय ने कैसे समन्वय स्थापित किया। किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या बात करेंगे आज हम, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक या पिता क्यों माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय के जीवन से संबंधित सामान्य परिचय और इसी के साथ में इनकी जो रचनाएं हैं इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज तो हम केवल इनको आधुनिक भारत के जनक या पिता क्यों कहा जाता है इसके ऊपर हमारा मुख्य ध्यान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सामान्य बात बताएंगे। 1772 में इनका जन्म कहाँ हुआ है, बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में। मृत्यु 1833 में होती है। ठीक है, इसके बाद में जो इसकी महत्वपूर्ण बातें इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज तक हम सबसे महत्वपूर्ण जिसका टॉपिक है वो ये है आधुनिक भारत के जनक क्यों माने जाते हैं। तो ध्यान दें, वास्तविक रूप में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के द्वारा ही जब भारत के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत वास्तविक रूप में विवेक का प्रयोग न करते हुए केवल श्रद्धा और विश्वास के सहारे, अंधविश्वास के सहारे जीवन व्यतीत किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सर्वप्रथम ये बात कही गई कि क्यों ना हम विवेक के आधार पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमारी समाज व्यवस्था में, राज व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय का मुख्यतः कहना ये है क्या कि हमारी समाज व्यवस्था में, राज व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में स्वयं ईश्वर के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इसलिए हम जैसा चाहें हमारे समाज व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, राज व्यवस्था को वैसा रूप प्रदान कर सकते हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। किसके आधार पर, बुद्धि के आधार पर। अब चूंकि राजा राम मोहन राय के समय में विशेषकर जो भारतीय समाज था वह मध्य युगीन परंपराओं से, कुरीतियों से, प्रथाओं से प्रभावित था। उनका अंधानुकरण किया जा रहा था, अंधश्रद्धा थी, अंधविश्वास थे, समाज में कितनी ही कुरीतियां फैली हुई थी। उन सभी का सर्वप्रथम बुद्धिवाद के आधार पर राजा राम मोहन राय के द्वारा ही विरोध किया गया था। इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसी के साथ में आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसी के साथ में राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। इसी के साथ में राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, संवैधानिक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें होगी, कंपटीशन के लिहाज से आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी एक एक बात को लेते हैं। नंबर 1, बुद्धिवाद तथा आधुनिकतावाद के प्रतिपादक। देखो, मैं इस बिंदु को शुरू करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। क्या कि राजा राम मोहन राय के विचारों के ऊपर विशेषकर जेरेमी बेंथम के विचारों का प्रभाव पड़ा था, जो कि पश्चिम के विचारक थे। मैंने आपको पहले कह दिया है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा पूर्व मतलब भारत और इसी के साथ में
पश्चिम, अर्थात वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत की जो प्राचीन परंपरा थी उसको और पश्चिमी संस्कृति को, इन दोनों का समन्वय किया गया है और पश्चिम में विशेषकर जेरेमी बेंथम के विचारों से प्रभावित हुए हैं। जेरेमी बेंथम जो कि उपयोगितावाद के जनक कहलाते हैं। उपयोगितावाद की जो विचारधारा है उसका मुख्य जो आधार है, मान्यता है, वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। नोट कीजिएगा, क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका भावार्थ तात्पर्य ये है कि वास्तविक रूप में चाहे सरकार हो या कोई और संस्था हो, उनके द्वारा जब किसी भी रूप में कोई नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, तो उसमें यह देखा जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए या उससे पीड़ा या दुखों की प्राप्ति इतनी नहीं होनी चाहिए। अर्थात उस कार्य को किया जाना चाहिए जिस कार्य से सुखों की प्राप्ति होती है, उस कार्य को नहीं करना चाहिए जिससे दुखों की प्राप्ति होती है, वह चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो या सरकार के स्तर पर हो। इसका मूल भावार्थ ये है कि उसी कार्य को किया जाना चाहिए जिससे सुखों की प्राप्ति होती है, उस कार्य को नहीं किया जाना चाहिए जिससे दुखों की प्राप्ति होती है। कौन करे? जेरेमी बेंथम। अब राजा राम मोहन राय ने भी वास्तविक रूप में इस विचार धारा को भारतीय संदर्भ में प्रयोग किया है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय के ऊपर विशेषकर जेरेमी बेंथम का प्रभाव पड़ा है। अब ध्यान दें, सबसे पहला जो इसका मुख्य कारण है, जनक कहने का क्या है? बुद्धिवाद तथा आधुनिकतावाद के प्रतिपादक। देखो, राजा राम मोहन राय ने ही वास्तविक रूप में उस समय सबसे पहले, जबकि राजनीतिक चेतना की दृष्टि से वास्तविक रूप में उस समय का भारत बिल्कुल शून्य था, मतलब राजनीतिक चेतना नाम मात्र की भी नहीं थी। राजनीतिक चेतना की दृष्टि से भारत शून्य था। इसी के साथ में वास्तविक रूप में उस समय भारत के अंतर्गत चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, इन सभी के अंतर्गत विश्वास और श्रद्धा के सारे जीवन जिया जा रहा था। ऐसी स्थिति में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही कहा कि क्यों ना विवेक का प्रयोग करते हुए वाद विवाद तर्क वितर्क के आधार पर हम अपनी विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन सभी गलत परंपराओं का विरोध करें और हमारे यहाँ पर राजनीतिक चेतना को जागृत किया जाए। इसलिए इन्होंने सबसे पहले बुद्धि या विवेक के प्रयोग की बात की है कि बुद्धि या विवेक के आधार पर हम गलत परंपराओं का विरोध करें, ऐसी परंपराओं का, ऐसी कुरीतियों का जिनसे कि समाज को किसी भी रूप में कोई फायदा नहीं हो रहा है, व्यक्तियों को सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसके साथ में इन्होंने आधुनिकतावाद के ऊपर भी बल दिया, अर्थात वास्तविक रूप में इनका कहना है कि ठीक है, विवेक का प्रयोग करते हुए हम अंधविश्वास, श्रद्धा, कुरीतियों का विरोध तो करेंगे, लेकिन इसी के साथ में जो पश्चिमी संस्कृति है उसके अंतर्गत जो आधुनिकता के तत्व हैं उनको भी स्वीकार किया जाएगा। इसलिए राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले बुद्धिवाद और आधुनिकता की बात की है, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। नंबर 2 नोट कीजिएगा, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय के समय में भारत मध्य युग की मान्यताओं से, धार्मिक मान्यताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसी के साथ में वास्तविक रूप में उस समय हम ये कहेंगे कि ज्ञान की दृष्टि से भारत पूर्णतया शून्य था। क्यों? क्योंकि वही बात आती है कि ये केवल विश्वास और श्रद्धा के सारे जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सर्वप्रथम ये बात कही गई कि विवेक के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से हम इन सभी कुरीतियों का विरोध करें, क्योंकि इनसे समाज को किसी भी रूप में कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए राजा राम मोहन राय ने कहा कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो प्राचीन परंपरा है, उसके अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, इसी के साथ में दार्शनिक क्षेत्र में हम बहुत विकसित थे, बहुत आगे बढ़े हुए थे। तो इनका कहना था कि हम
अपनी प्राचीन विरासत को अपनाएं, परंतु ध्यान दीजिएगा प्राचीन विरासत को, परंपरा को अपनाने के साथ साथ इनका कहना है कि हम इसमें अंधविश्वासी नहीं होंगे, जो गलत परंपराएं हैं उनको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहने का भावार्थ यह है कि इन्होंने प्राचीन भारत की जो श्रेष्ठ परंपराएं थी उनको स्वीकार करने के ऊपर बल दिया, और उस समय जो वास्तविक रूप में सामाजिक क्षेत्र में कुरीतियां थी उन सभी का इन्होंने विरोध किया। अर्थात हमें कहें कि राजा राम मोहन राय ने जन सामान्य के अंतर्गत चेतना जागृत की, राजनीतिक चेतना जागृत की, क्योंकि उस समय राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में किसी भी रूप में चेतना नहीं थी। इस कारण राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के भी अग्रदूत माने जाते हैं। पुनर्जागरण के अग्रदूत होने के कारण इनको आधुनिक भारत का पिता या जनक कहा जाता है। नंबर 3, धार्मिक क्षेत्र में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, इसके कारण भी इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। धार्मिक क्षेत्र में योगदान इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के द्वारा ही विश्व के विभिन्न देशों के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, और उसके बाद में राजा राम मोहन राय ने कहा कि एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जानी चाहिए जिसके जो नैतिक सिद्धांत हो उनका पूरी मानव जाति के द्वारा अनुकरण किया जाए, जिससे कि धार्मिकता के आधार पर व्यक्ति आपस में संघर्ष ना करें। अर्थात राजा राम मोहन राय ने ही वास्तविक रूप में सबसे पहले सार्वभौमिक धर्म की बात की है, अर्थात पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ही धर्म होगा, एक ही धर्म होगा। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि वास्तविक रूप में सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही ईश्वर की संतान है, एक ईश्वर की संतान है, इसलिए इनके लिए एक जैसे नैतिक सिद्धांत होने चाहिए। इसलिए ये धार्मिक क्षेत्र में किसकी बात करते हैं? सार्वभौमिक धर्म की बात करते हैं। इस कारण भी इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। अगला, सामाजिक क्षेत्र में योगदान। क्या? सामाजिक क्षेत्र में योगदान। वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सर्वप्रथम बुद्धिवाद के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कहा गया कि समाज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में कितनी ऐसी कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह। इसी के साथ में हम यह कहना चाहेंगे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन सभी का इन्होंने डटकर मुकाबला किया। सती प्रथा के बारे में तो इन्होंने अपने समय में ही विजय प्राप्त की थी। तो कहने का भावार्थ यह है कि राजा राम मोहन राय ने ही सर्वप्रथम सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था के अंतर्गत जो कमियां थी उनकी तरफ लोगों का ध्यान जागृत किया, ध्यान दिलाया। इसी के साथ में जनमत को जागृत किया, और जहां आवश्यकता हुई कानून के माध्यम से भी समाज व्यवस्था के अंतर्गत सुधार करने का भरसक प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि समाज व्यवस्था के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सर्वप्रथम तर्कसंगत तरीके से जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया गया। इसी ही कारण इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किसी भी कुरीति का विरोध किया है तो वहां तर्क के आधार पर विरोध किया है। इसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। किसके बारे में? विशेषकर सती प्रथा के बारे में। जब राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु होने पर इनकी भाभी को जीवित जलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने तर्क दिया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है। अर्थात वही जेरेमी बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत के आधार पर तर्क दे रहे हैं कि इससे किसी भी रूप में सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। फिर इन्होंने तर्क दिया कि अगर ये प्रथा उचित ही है, अच्छी है, तो फिर ये दोनों पक्षों पर लागू होनी चाहिए। दोनों पक्षों का मतलब यहाँ पर ये होगा कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को भी जीवित जलाया जाना चाहिए। तो ये तर्कसंगत बात है। इसका मतलब ये हुआ कि राजा राम मोहन राय के द्वारा समाज व्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत भी काफी कुछ सुधार किए गए। इस क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय ने ही सर्वप्रथम पहल की है। पांचवा, आधुनिक भारत के महान शिक्षाविद। ध्यान दीजिएगा,
राजा राम मोहन राय ने वास्तविक रूप में शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत भी सबसे पहले पहल की थी। किस रूप में की थी? वास्तविक रूप में ये जो प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था थी उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति और आधुनिक समय में पश्चिम की जो शिक्षा पद्धति है इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की शिक्षा पद्धति श्रेष्ठ है, मगर इसके साथ में पश्चिम के अंतर्गत जो विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने दोनों के मध्य समन्वय स्थापित किया। अतः हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के राजा राम मोहन राय महान शिक्षाविद थे। इस कारण भी इनको आधुनिक भारत का जनक या पिता कहा जाता है। यह हम ये कहेंगे इस बिंदु के संदर्भ में कि राजा राम मोहन राय ने पूर्व और पश्चिम या परंपरा और आधुनिकता के मध्य समन्वय किया है। अर्थात वास्तविक रूप में दो विरोधी मूल्यों के बीच दो विरोधी मूल्य कौन से हैं? भारत मतलब प्राचीन भारत की परंपरा और पश्चिम का आधुनिकीकरण जो हो रहा था, जो आधुनिकता है, इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित किया था। इस कारण भी इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला, आर्थिक क्षेत्र में योगदान। आर्थिक क्षेत्र में अर्थात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैसे रहा है? वास्तविक रूप में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत राजा राम मोहन राय का कहना है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने विचार दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक कि हमारे यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाएगी, कृषि के अंतर्गत उत्पादन के क्षेत्र को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ में जो सरकारी व्यय बढ़ रहा है उसको भी कम किया जाना चाहिए। मूलतः राजा राम मोहन राय का यह भी कहना है, क्या कहना है कि ये व्यक्तिवाद की इस विचारधारा को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका कहना यह है कि जन कल्याण के लिए आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। क्या? हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए, जबकि व्यक्तिवादी विचारधारा हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करती है। तो कहने का मेरा भावार्थ यहाँ पर यह है कि ठीक है, राजा राम मोहन राय ने पश्चिम की विचारधारा को स्वीकार किया है, परंतु उसका भी अंधानुकरण नहीं किया है। इन्होंने भारत के अनुरूप या भारत की परिस्थितियों के अनुरूप या भारत के संदर्भ में उन विचारधाराओं के अंतर्गत भी अपने हिसाब से समन्वय स्थापित करने की बात की है। अगली जो बात आती है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का मुख्यतः योगदान ये रहा है कि वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय का कहना यह है कि किसी भी रूप में जो निरंकुश शासन है उसका विरोध किया जाए, परंतु इसी के साथ में जो परिवर्तन की बात की जाए वह संवैधानिक तरीके से परिवर्तन होना चाहिए। किसी भी रूप में एक क्रांति की बातें नहीं कर रहे हैं। अर्थात यह मूलतः हमें कहना चाहेंगे कि राजा राम मोहन राय राजनीतिक क्षेत्र मतलब राज व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत भी सुधारों की बातें कर रहे हैं। और राजा राम मोहन राय का कहना यह है कि इस समय हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वास्तविक रूप में ब्रिटिश राज को बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हम ना तो सामाजिक दृष्टि से मजबूत हो पाए हैं, ना आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो पाए हैं। इसलिए इनका कहना यह है कि वास्तविक रूप में जो मध्य युग के अंधकार में डूबा हुआ भारत था, इसे ज्ञान का प्रकाश दिखाने के लिए आधुनिक संस्कृति मतलब पश्चिम की संस्कृति को अपनाना निहायत जरूरी था। यह तभी संभव था जबकि वास्तविक रूप में इनके द्वारा ब्रिटिश राज की प्रशंसा की जाए। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश शासन के रहते हुए विकास करने की बातें की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी क्षेत्र में हम कहेंगे कि राजा राम मोहन राय ने ही वास्तविक रूप में जब किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन की बात की है तो इनका कहना है कि संवैधानिक दृष्टि से परिवर्तन होना चाहिए। वैसे संवैधानिक दृष्टि से परिवर्तन होना चाहिए,
वैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से परिवर्तन होना चाहिए। इसी कारण राजा राम मोहन राय को संवैधानिक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, जिसका कि आगे चलकर के वास्तविक रूप में उदार राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? उदार राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रयोग किया गया था। इसी के साथ में राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना को भी जागृत किया था। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से वास्तविक रूप में हमारे यहाँ पर किसी भी रूप में जागरूकता नहीं हुई थी। राजनीतिक चेतना की दृष्टि से भारत शून्य था। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने ही सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किया। इसलिए राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये बात ठीक है, राजा राम मोहन राय स्वराज्य के अग्रदूत नहीं थे, परंतु राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। इस कारण भी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण, विश्व बंधुता एवं अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन किया है राजा राम मोहन राय ने। कैसे? वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय का कहना है कि संपूर्ण विश्व के जितने देश हैं वो सभी देश वास्तविक रूप में एक ही वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं हैं। इसलिए उनमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए, बंधुता की भावना होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने इस दृष्टि से विश्व नागरिकता की बात भी की है। इसी के साथ में इनका कहना है क्या कि अंतरराष्ट्रवाद के भी समर्थक हैं, अर्थात इनका कहना है कि सभी राष्ट्रों के मध्य भी मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए, आपस में सहयोग होना चाहिए, तनाव या युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है, इसलिए आपस में इनमें मतभेद नहीं होने चाहिए। तो इन सभी कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय वास्तविक रूप में आधुनिक भारत के जनक थे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय वास्तविक रूप में भारत के उस समय के पंच थे, मतलब मार्गदर्शक थे। इन्होंने वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय ही आधुनिक भारत के जनक हैं। राजा राम मोहन राय ही प्रथम, अर्थात आधुनिक भारत के प्रथम राजनीतिक विचारक हैं, चिंतक हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा ही भारत के अंतर्गत राजनीतिक चेतना जागृत की गई है। तो यहाँ पर हमने वो सब बातें इस संदर्भ में बताने का प्रयास किया है जो कि किसी न किसी रूप में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है कि वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय के द्वारा परंपरा और आधुनिकता के मध्य समन्वय किया गया है, अर्थात प्राचीन भारत की परंपरा और इसी के साथ में पश्चिम की जो संस्कृति है, पश्चिम का जो आधुनिकीकरण की बात की जाती है, आधुनिकता की बात की जाती है, इन दोनों के मध्य राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सर्वप्रथम समन्वय स्थापित किया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय ही आधुनिक भारत के जनक हैं। यह हो गया आपका राजा राम मोहन राय का आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।